हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लहर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो हमारी रहने वाली है EORO एग्ज़ाम के में जो पार्ट बी है उसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की ये पहली क्लास है हमारी। और इसमें जो अध्याय और धाराएँ हैं उनको समझाने और याद करवाने के लिए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारी पहली क्लास है आज ये। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जो 17 अध्याय और 344 धाराएं इस अध्याय में दे रखी है, हमें वो सारी याद नहीं करनी है क्योंकि सिलेबस में सारे अध्याय और सारी धाराएं नहीं हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे मैं आपको सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊँगी जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। जो धाराएं हमारे सिलेबस में है वही पढ़ाऊँगी और जो अध्याय हमारे सिलेबस में वही पढ़ाऊँगी, ठीक है। और इसको याद करवाने की गारंटी मेरी है। चलिए इजी वे में पढ़ने के साथ साथ इजी वे में याद करने के लिए शुरू करते हैं। और इसमें मैं आपको एक दिन में सब नहीं पढ़ा सकती, तो इसकी क्लासें रेगुलर आने वाली है और हम एक दिन में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा धाराएं याद कर सकें और उनका रोज़ रिपीट करेंगे ताकि वो आपको कंठस्थ याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है बिल्कुल कि 17 अध्याय है। कितने अध्याय है? 17 अध्याय है। किसमें? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में 17 तो अध्याय, 6 अनुसूचियाँ और 344 धाराएं। कम से कम ये बेसिक चीज़ है जो आपको बिल्कुल कंठस्थ होनी चाहिए कि 17 अध्याय, 6 अनुसूचियाँ और 344 धाराएं है नगरपालिका अधिनियम 2009 में। इसको सिंपल से या 2-3 बार बोलेंगे हम। 17/6/344, 17/6/344, 17/6/344। तो इसमें आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। चलिए पहला अध्याय देखते हैं। अब सबसे पहली बात ये है कि जो अध्याय 1 है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अध्याय 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्योंकि इसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम का परिचय दिया हुआ है पहले अध्याय के अंदर, इसलिए मैं आपको एक नॉर्मली ये चीज़ बता रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम में इसका परिचय आ गया तो क्वेश्चन इसी में से आना है। भले ही आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन राजस्थान अधिनियम 2009 का परिचय है ये, इसलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं हम, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अध्याय 1 में क्या है? अध्याय 1 में 2 धाराएं है। ये अध्याय 1 इसका परिचय है अधिनियम का और इसमें 2 धाराएं हैं, धारा 1 और धारा 2। धारा 1 में क्या है? इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम, प्रसार और लागू होने की तिथि है। और धारा 2 में क्या है? परिभाषा है, ठीक है। हमें क्या दो? परिभाषा दो। धारा 1 में नाम, प्रसार और लागू होने की तिथि। याद नहीं करना है, एक नॉर्मली आपको याद रखना है कि ठीक है, अगर इसका संक्षिप्त परिचय आ जाता है तो आपको पता तो होना चाहिए कि 2009 कब लागू हुआ, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाए कि इसकी अधिसूचना कब जारी हुई, तो अधिसूचना जारी हुई थी 11/9/9, 11/9/9 यानी कि 11 सितंबर 2009 को। और उसकी 4 दिन बाद में, कितने दिन बाद में? 4 दिन बाद में, यानी कि 15/9/9 यानी कि 15 सितंबर 2009 को ये लागू या प्रभावी हुआ था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर अध्याय 1 हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य परिचय है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, जो हमारे सिलेबस में पहला अध्याय है, जो अध्याय 2 है वो हमारे सिलेबस में है, वो है नगरपालिकाओं का गठन और शासन, ठीक है। इसमें कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें धारा 3 से लेकर 50 तक है। कितनी धाराएं है? टोटल कितनी धाराएं है? 48 धारा हमारे अध्याय 2 के अंदर है। धारा 3 से लेकर 50 तक 48 धाराएं इसके अंदर है। इसको याद कैसे रखेंगे कि अध्याय 2 के अंदर नगरपालिकाओं का गठन है। भाई सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हम गठन ही करेंगे नगरपालिका का और उसका शासन कैसे होता है। सबसे पहले चीज़ यही पढ़ेंगे, डीपली थोड़ी ना पढ़ेंगे, पहले ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे कि नगरपालिका गठन क्या क्या कैसे होता है, शासन कैसे होता है। तो अध्याय 2 में नगरपालिकाओं का गठन है और शासन है। अध्याय 2 की पहली धारा कौन सी है? 3। तो धारा 3 के अंदर क्या है? 3 परिसीमन, ठीक है। 3 सीमन, परिसीमन यानी कि नगर पालिकाओं का परिसीमन किसके अंदर है? तो धारा 3 के अंदर है। अब आपको इसको याद रखने की ट्रिक है कि आप धारा 3 में कैसे याद रखेंगे। क्या है? धारा 3 के अंदर 3 चीज़ें दी हुई है। धारा 3 में 3 चीज़ें दी हुई है। कैसे नई नगर पालिका का गठन कर सकते हैं, या पुरानी नगर पालिकाओं को समाप्त कर सकते हैं, या एक नगर पालिका को दूसरी नगर पालिका में विलय कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 में 3 चीज़ें दी गई है कि राज्य सरकार
कौन करेगा ये काम? राज्य सरकार करेगी। कैसे करेगी? अधिसूचना जारी करके करेगी। राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके नई नगरपालिकाओं का गठन कर सकती है, पुरानी नगरपालिकाओं को समाप्त कर सकती है, या फिर किसी एक नगरपालिका को दूसरे नगरपालिका में विलय कर सकती है। तीन चीज़ें हैं। याद हो गई आपको ये चीज़? चलिए इसमें थोड़ा डीपली चीज़ एक और देखते हैं कि अगर नई नगरपालिकाओं का गठन कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई पुरानी नगरपालिका को समाप्त कर रही है तो उसके सदस्य, उसके अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? तो अगर नगरपालिका ही समाप्त हो गई तो वो लोग भी समाप्त है, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी कि कोई एक नगरपालिका है और उसका दूसरी नगरपालिका में विलय हो रहा है, तो जो पहले वाली नगरपालिका है, पुरानी जो नगरपालिका है, वो जब नई नगरपालिका में जा रही है तो उस पुरानी वाले के जो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य है वो नई नगरपालिका के जो है वो अतिरिक्त सदस्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अतिरिक्त सदस्य, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक नोट है, ये भी आपको याद रखना है कि नगरपालिकाओं की नई नगरपालिका गठन सरकार करती है, पुरानी को समाप्त भी सरकार करती है, विलय भी सरकार करती है, लेकिन अगर सिर्फ सीमा में परिवर्तन करना है, सिर्फ सीमा में परिवर्तन करना है तो ये अधिकार राज्य सरकार ने किसको दिया है? कलेक्टर को दिया है। किसको? कलेक्टर को दिया है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि नगरपालिकाओं की सीमाओं में परिवर्तन का अधिकार किसको है? कलेक्टर को है, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं धारा 4। धारा 4 में क्या है कि नगरपालिका बोर्ड को अधिनियम के ऐसे उपबंधों से छूट जो उसके लिए अनुपयुक्त है, यानी कि कुछ ऐसे उपबंध जो नगरपालिका के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, अनुपयुक्त है, उसके लिए उनको छूट दी गई है। नगरपालिका को ऐसे नियमों से छूट दी गई जो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी कि अनुपयुक्त है। और ये छूट देगी कौन? राज्य सरकार देगी। कैसे देगी? पहले अधिसूचना जारी करेगी। मान लो वो छूट समाप्त करती है तो कैसे करेगी? फिर अधिसूचना जारी करके करेगी, यानी कि वो छूट कब तक लागू रहेगी? जब तक ये अधिसूचना जारी करके उसको वापस समाप्त नहीं करती है। तो 4 के अंदर 2 उपधाराएं है, आप ये उपधारा याद रखें तो भी ठीक है। अंदर की चीज़ याद रखनी है कि दी क्या है, क्या दी गई है? छूट दी गई है। फिर भी एक बार देख लीजिए, उपधारा 1 में तो है कि राज्य सरकार अधिसूचना जारी करके छूट देगी और ये छूट तब तक लागू रहेगी जब तक सरकार पुनः अधिसूचना जारी करके इसे समाप्त नहीं करती। और उपधारा 2 में है कि छूट तो दे दी, छूट के अब जिन नियमों से छूट दी गई उन नियमों का क्या, उनके संबंध में एक नियम कौन बनाएगा? तो उनके संबंध में नियम जो है वो राज्य सरकार बनाएगी, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, पहले तो छूट देती है किस प्रकार, और फिर जिनसे छूट दी गई उनके संबंध में नियम कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी। तो छूट 4 में याद रखना है, 4 में क्या है? छूट है। किनको छूट है? नगरपालिका को ऐसे अधिनियमों से छूट है जो उसके लिए अनुपयुक्त है, ठीक है। फिर है धारा 5, नगरपालिका की स्थापना और निगमन। देखिए इसमें बार बार एक शब्द आएगा नगरपालिका, पूरे अधिनियम में एक ही शब्द है नगरपालिका, लेकिन नगरपालिका का मतलब सिर्फ नगरपालिका नहीं है, इसमें तीनों शामिल होती है, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम। जहाँ पर भी शब्द आपको देखने को मिले नगरपालिका, इसका मतलब उसमें तीनों चीज़ें हैं, नगरपालिका, नगर परिषद और नगर निगम, ठीक है। तो धारा 5 में क्या है? किसकी स्थापना है और इसको दर्जा यानी कि इसका निगमन है। कैसे है कि नगरपालिका की स्थापना, मतलब इन तीनों निकायों की स्थापना किस प्रकार होगी, यानी कि उसके लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हम एक बार देख लेते हैं कि कोई संक्रमणशील क्षेत्र है, वो कस्बा बनना है तो उसको नगरपालिका का दर्जा दिया गया। कोई छोटा शहर है, कोई लघु स्तरीय नगरीय क्षेत्र है, उसको किसका दर्जा दिया जाएगा? नगर परिषद का। और कोई बड़ा नगरीय क्षेत्र है या बड़े शहर है संभाग स्तर का, तो उसको नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा। अब दर्जा देने का आधार क्या होगा? तो वो आधार है जनसंख्या, जनघनत्व, पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय, और गैर कृषि कार्यों में जनसंख्या। ये 4 इसके आधार हैं कि जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। नगरपालिका की जनसंख्या होनी चाहिए 10,000 से 1 लाख के बीच में, नगर परिषद की 1 से 5 लाख के बीच में, और नगर निगम की 5 लाख से अधिक। देखिए इसमें जो पहले था यहाँ पर था 20,000 से 1 लाख तक, तो अभी जो संशोधन हुआ है उसमें ये जनसंख्या जो है वो 10,000 कर दी गई है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको याद रखना कि नगरपालिका के लिए कितनी जनसंख्या चाहिए? 10,000 से 1 लाख तक, 1 से 5 लाख तक नगर परिषद और 5 से अधिक नगर निगम। जनसंख्या घनत्व कितना होना चाहिए? तो 200। स्टार्टिंग याद रखनी है, स्टार्टिंग कहाँ से है? 200, यानी कि हमारा राजस्थान का भी 200 ही है, 200 होना चाहिए नगरपालिका सबसे नीचे, फिर बढ़ाकर 500 कर देना है, और 500 का डबल 1000 कर देना है, ठीक है। तो 200 फिर 500 फिर 1000। पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी होनी चाहिए?
नगर पालिका के लिए 10 रुपये, 200 रुपये नगर परिषद के लिए और 500 रुपये नगर निगम के लिए। गैर कृषि कार्यों में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 10 से 25% नगर पालिका में, 25 से 50% नगर परिषद में और 50 से अधिक नगर निगम में। ये चीज़ें आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। अगर ऊपर से याद रखना, सिर्फ अगर इतना पूछ लिया जाता है कि नगर पालिका की स्थापना और निगमन किस अध्याय किस धारा के अंदर है, तो धारा 5, और किस अध्याय में है? 2 के अंदर। ठीक है, अब देखिए 5 जो है इनको मैं आपको याद करवा देती हूँ। धारा अध्याय 2 आपको पता है नगर पालिकाओं का गठन और शासन। इसमें 2 धाराएं हमने ऊपर पढ़ ली है। पहली में संक्षिप्त नाम आएगा, 2 में 2 क्या 2 परिभाषाएं 2। 3 के अंदर हम 3 प्रकार से नगर पालिकाओं का गठन करेंगे। 4 में हमने क्या दे दी? छूट दे दी, 4 में छूट। 5 मतलब इन्हीं 5 उंगली वाले हाथ से हम किसी को दर्जा दे रहे हैं, मतलब इन्हीं 5 उंगली वाले हाथ से हम किसी को दर्जा दे रहे हैं, किसी की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 में क्या है? नगर पालिका की स्थापना और निगमन या दर्जा। अब देखिए इनको बोलते हैं निगमित निकाय। पूछ सकते हैं कि नगर पालिका को निगमित निकाय जो कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? तो इनका मतलब होता है कि तीनों निगमित निकाय, इसका मतलब क्या है कि इनके अपने उत्तराधिकार नियम होते हैं, इनकी अपनी मोहर होती है और ये कोई भी वाद दायर जो है अपने स्वयं के नाम से कर सकती है। मान लीजिए अजमेर का है, तो अजमेर नगर पालिका के ऊपर अगर कोई केस चलता है तो किसी व्यक्ति के नाम से, किसी अध्यक्ष के नाम से नहीं, बल्कि स्वयं उस नगर पालिका के नाम से चलता है कि अजमेर नगर पालिका अजमेर नगर निगम जो है उस पर निम्न केस है या वाद है, तो उसके नाम से केस चलता है। ठीक है ना, कोई नगर पालिका है तो उसके नाम से चलता है, कोई नगर परिषद है तो उसके नाम से, किसी व्यक्ति पर नहीं बल्कि उसकी स्वयं उसे नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम के नाम से चलता है। ठीक है, तो ये 5 धाराएं आपको याद हो गई होगी। अभी एक दिन में सारी नहीं पढ़ा सकती, नहीं तो आपका मिक्स हो जाएगा। तो आज के लिए 5 है, कल इनको रिपीट करेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब इस पर EORO की रेगुलर क्लासें आने वाली है। और इसको याद रखिएगा, कल मैं इसके आगे का आपको बताऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।